Hello everyone. In this video we are going to study class 8 Honeydew books poem number 5 The Schoolboy और इसे लिखा है विलियम ब्लेक ने. Let us start. The schoolboy in the poem is not a happy child. इस poem में एक schoolboy mentioned है जो कि एक happy child नहीं है. What makes him unhappy ये हमें इस poem में बताया गया है. Why does he compare himself to a bird that lives in a cage? और a plant that withers when it should blossom. और साथ ही साथ इस बच्चे ने अपने आप को एक बर्ड से कंपेयर किया है जो कि एक केज में रखी गई है और क्यों रखी गई है वो भी बताया गया है. और उसने अपने आप को एक ऐसे प्लांट से कंपेयर किया गया है जो उस वक्त मुरझा जाता है जब उसे खिलना चाहिए. सो हियर वी आर. आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न. बच्चा कहता है मुझे बहुत ही पसंद आता है समर मॉर्निंग में सुबह सुबह उठना. When the birds sing on every tree, जबकि हर एक ट्री पे बर्ड्स जो हैं गाना गा रही होती हैं. The distant huntsman winds his horn. और दूर कहीं हंसमैन यहाँ पे मतलब तो होता है अ पर्सन हु हंस, बट यहाँ पे हंसमैन से एक बर्ड को कंपेयर किया गया. कोई ऐसी बर्ड जो बहुत दूर से गाना गा रही है और उसकी जो आवाज है वो हॉर्न की तरह बच्चे तक पहुंच रही है दूर से. एंड द स्काईलार्क सिंग्स विद मी. और स्काईलार्क जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंग्स विद मी मेरे साथ गा रही होती है. मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है. ओह व्हाट स्वीट कंपनी. कितना खूबसूरत ये नज़ारा होता है सुबह सुबह. मुझे कितना अच्छा लगता है बच्चा यहाँ पे कह रहा है. अब हम बात करते हैं पोएटिक डिवाइसेस की. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राइम स्कीम. सो फर्स्ट वन यहाँ पे है मॉर्न. वील कॉल इट ए. Then we have tree. It's not rhyming with mon, तो ये हो जाएगा B. Horn जो है ये mon के साथ rhyme कर रहा है तो ये हो गया फिर से A. Me rhymes with B, तो ये हो गया B. और company भी rhyme करता है B के साथ. तो हमारा rhyme scheme इस stanza का हो जाता है A, B, then again A, then B and B. ये हो गया हमारा rhyme scheme. अब हम अगर दूसरे पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पे देखें तो आपको मैंने यहाँ पे बताया कि बर्ड को हंसमैन से कंपेयर यहाँ पे किया गया है. तो यहाँ पे हमारा फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा मेटाफर. यहाँ पे सिमिलैरिटी भी दिखाई गई है साउंड की और यहाँ पे लाइक एंड एज वर्ड्स का भी यूज नहीं हुआ है. ओ व्हाट स्वीट कंपनी. अब यहाँ पे किसी को एड्रेस करते हुए बच्चा इस लाइन में कह रहा है, उसे बता रहा है कि कितना अच्छा लगता है, कितनी अच्छी कंपनी होती है ये. तो अगर कहीं पे ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे किसी डेड या एब्सेंट पर्सन को, किसी थर्ड पर्सन को एड्रेस किया जा रहा है तो फिगर ऑफ स्पीच वहाँ हो जाता है अपॉस्ट्रोफी. तो ये हो गया फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे. Let us move forward. But to go to school in a summer morn, oh, it drives all joy away. But मुझे क्या करना पड़ता है समर मॉर्निंग में उठ के स्कूल जाना पड़ता है. मेरी तकलीफ ये है कि मुझे समर मॉर्निंग में उठ के स्कूल जाना पड़ता है. और क्या होता है इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे. और ये सारा का सारा जो मेरा हैप्पीनेस होता है, जॉय होता है, उसे दूर लेके चला जाता है. क्या स्कूल जाने का प्रोसेस. अब आगे की लाइंस में ये बच्चा बताएगा आखिर क्यों ऐसा होता है. अंडर अ क्रूल आई आउटवोन द लिटिल वन स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिस्मे. बच्चा कहता है कि पूरे दिन अंडर अ क्रूल आई. अब क्रूल आई यहाँ पे किसकी है टीचर्स की. अंडर अ क्रूल आई आउटवोन. आउटवोन है ओल्ड फैशन, मीन्स हमेशा की तरह जो हमेशा से होता चला आया है. क्रूल टीचर्स के अंडर में सुपरविजन में बच्चे क्या करते हैं अपना बहुत सा टाइम गुजारते हैं साय करते हुए, मीन्स आए भरते हुए, डीप ब्रीदिंग करते हुए, मीन्स तकलीफ वाली, एंड डिस्मे का मतलब है डिस्ट्रेस में. जो कुछ भी स्कूल में होता है उससे बहुत ही मीन्स होपलेसनेस की सिचुएशन में अपना डे वो स्पेंड करते हैं वो छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं. राइम स्कीम इस स्टैंजा का भी सेम है. आप यहाँ देख सकते हैं ए. Then we have B here because it isn't rhyming with A. Then again we have A because outworn is rhyming with mon. और day rhyme कर रहा है B के साथ, away के साथ. तो ये हो गया dismay is again
बी हियर। तो ये हमारा हो गया राइम स्कीम। अब हम बात करते हैं दूसरे फिगर ऑफ स्पीच की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड लाइन में लिखा हुआ है क्रूल आई। अब हमें भी पता है आईज तो क्रूल होती नहीं है, क्रूल कौन होता है, पर्सन होता है। तो यहाँ पे किया क्या गया है, पर्सन की क्वालिटी जो है, दूसरा नाउन जो है, पर्सन एक नाउन हो गया, आई दूसरा नाउन हो गया, तो एक नाउन की क्वालिटी दूसरे नाउन को ट्रांसफर की गई है। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ओके, ट्रांसफर का मतलब हमें पता ही है, ट्रांसफर करना कोई चीज, और एपिथेट का मतलब होता है क्वालिटी या फिर एडजेक्टिव। तो हमने यहाँ पे क्या पाया, क्वालिटी का ट्रांसफर। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, ट्रांसफर्ड एपिथेट। देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सेड। तो बच्चा कहता है और कई कई बार तो क्या होता है, मैं ड्रूपिंग मीन्स बेंड या हैंग्ड सिचुएशन में अपनी डेस्क पे लटकते हुए बैठा रहता हूँ, एंड स्पेंड मेनी एन एंग्जियस आवर, और कई घंटे ऐसे ही बेचैनी की हालत में, वरीड सिचुएशन में बिताता हूँ अपने क्लासरूम में। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट। ना तो मुझे मेरी बुक्स ही अच्छी लग रही होती हैं, ना तो वो ही मुझे हैप्पीनेस दे रही होती हैं। नॉर सिट इन लर्निंग्स बार, और ना ही मुझे लर्निंग्स बार, ये क्या है यहाँ पे, क्लासरूम है, और ना तो मुझे क्लासरूम में बैठना ही अच्छा लग रहा होता है। यहाँ पे बार का मतलब बेसिकली होता है प्लेजेंट या शेडी प्लेस, कोई भी, जैसे कि अंडर ट्री। तो यहाँ पे क्लासरूम को उससे कंपेयर किया गया है। वॉन थ्रू विद ड्रेरी शार, बच्चा क्या कहता है कि इन सभी सिचुएशन से गुजरते हुए मैं क्या होता हूँ, बहुत ही ज्यादा थक जाता हूँ। अब वोन का मतलब यहाँ पे एक्सट्रीमली टायर्ड हो जाता हूँ, बिकॉज ऑफ व्हाट, ड्रेरी शार। अब ड्रेरी शार यहाँ पे क्या है, जो शार की तरह लेक्चर्स गिरते रहते हैं हमारे ऊपर, जो पढ़ाया जाता है, जो लेसन्स हमारे वन आफ्टर अनदर हमें पढ़ाए जा रहे होते हैं, उन सभी से मैं बहुत ही थक जाता हूँ। राइम स्कीम इस स्टैंजा का भी सिमिलर है एज अ प्रीवियस वन, तो हम यहाँ पे इसे स्किप कर रहे हैं। और बाकी के फिगर्स ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे सेकेंड लाइन में फिर से है ट्रांसफर्ड एपिथेट, क्योंकि यहाँ पे भी वही हो रहा है, क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ क्वालिटी फ्रॉम वन नाउन टू अनदर। तो यहाँ भी ट्रांसफर्ड एपिथेट होगा। और दूसरा आप यहाँ देख सकते हैं कि नॉर, अब यहाँ भी नॉर है, यहाँ भी नॉर है, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन में ये रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, एनाफोरा। एनाफोरा वहां पे होता है जब कहीं हम देखते हैं कि लाइंस के, कॉन्सिक्यूटिव लाइंस के इनिशियल प्लेसेस पे कोई वर्ड रिपीट हो रहा है, जैसे इस सिचुएशन में नॉर रिपीट हुआ है। तो हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय। अब यहाँ पे बच्चा कंटिन्यू करते हुए कहता है हाउ कैन द बर्ड, वो अपने आप को यहाँ पे एक बर्ड से कंपेयर करते हुए कहता है हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग। जो बर्ड पैदा ही हुई है खुले आसमान में उड़ने के लिए, एंजॉय करने के लिए, खुशी खुशी रहने के लिए, तो अगर उसे हम केज में बंद कर दें तो वो कैसे गाना गाएगी। ये बच्चे का सवाल है रीडर से। अब ये जो सवाल है इसे हम कहते हैं यहाँ पे रिटोरिकल क्वेश्चन। अब हम इसे रिटोरिकल क्वेश्चन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये उस टाइप का क्वेश्चन है जहां पे हम आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं रीडर से। ऑब्वियसली कैसे आंसर मिलेगा, और बिना आंसर मिले ही अगर पर्सन आगे बढ़ जाता है, ऐसे क्वेश्चंस को हम कहते हैं रिटोरिकल क्वेश्चंस। ये भी एक तरह के पोएटिक डिवाइसेस ही होते हैं। The poet continues, how can a child when fears annoy but droop his tender wing and forget his youthful spring। वो कहता है कि कैसे ये पॉसिबल है कि कोई बच्चा जिसे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है लेसन में, और वो घबरा भी रहा है कि मेरी ये हैबिट या मेरा ये हालत जो है, मेरी सिचुएशन है, वो टीचर्स को अनॉय कर सकती है, वो इससे घबराया हुआ भी है, तो वो क्या करता है, वो ड्रूप मीन्स अपने विंग्स को, जैसे बर्ड्स जब घबराई हुई होती हैं, डरी होती हैं, तो वो क्या करती हैं, अपने विंग्स को समेट के बैठ जाती हैं। उसी तरीके से एक बच्चा कैसे अपना पूरा टाइम क्लासरूम में बिता सकता है
एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और किस तरीके से अपना यूथफुल मीन्स फुल ऑफ एनर्जी, स्प्रिंग यानी कि यहाँ पे क्या है, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड को ह्यूमन लाइफ का स्प्रिंग सीजन कहा जाता है, क्योंकि जैसे स्प्रिंग सीजन फुल ऑफ एनर्जी होता है, वैसे ही हमारा जो चाइल्डहुड होता है वो भी फुल ऑफ एनर्जी होता है। हम ग्रो कर रहे होते हैं, हम ब्लॉसम कर रहे होते हैं, इसलिए स्प्रिंग को चाइल्डहुड से भी कंपेयर किया जाता है। तो पोइट कहता है कि किस तरह से वो अपना यूथफुल स्प्रिंग भूल सकता है, कैसे आखिर एंजॉय ना करे। अब राइम स्कीम इसका भी वही है जो हमारे प्रीवियस स्टैंजास का हो रहा है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एक और फिगर ऑफ स्पीच की। आप देखिए यहाँ पे बच्चे ने अपने आप को बर्ड से कंपेयर किया है और सिमिलैरिटी भी हमें बताई है, बट लाइक और एज का यूज नहीं हुआ है, तो यहाँ हो जाता है मेटाफर। सिमिलरली केज क्लासरूम से कंपेयर किया गया है, तो यहाँ भी हो जाता है मेटाफर। और इन सब के अलावा आप देख सकते हैं चाइल्डहुड को भी स्प्रिंग से कंपेयर किया गया है, स्प्रिंग सीजन से, तो यहाँ भी फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाता है, मेटाफर। ओ फादर एंड मदर इफ बड्स आर निप्ड। अब यहाँ पे पोइट कह रहा है कि पेरेंट्स को यहाँ पे एड्रेस करते हुए पोइट कहता है, यानी हमारा जो पोइटिक पर्सोना है, पोइटिक पर्सोना होता है जो माउथ पीस पोइट यूज करता है अपना मैसेज हम तक पास करने तक के लिए, रीडर्स तक पास करने के लिए, उसे हम पोइटिक पर्सोना भी कहते हैं। यहाँ पे पोइटिक पर्सोना कौन है, वो बच्चा है, स्कूल बॉय है। वो कहता है ओ फादर एंड मदर इफ बड्स आर निप्ड एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे। ऐसी सिचुएशन में जबकि बर्ड्स को, बर्ड्स यहाँ पे है जब फ्लावर्स मीन्स कलियां, यहाँ पे उन्हें निप्ट कर दिया जाए। निप्ट करने का मतलब होता है बाइट या फिर शार्पली पिंच कर दिया जाए। एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, ब्लॉसम्स होते हैं फ्लावर और मास ऑफ फ्लावर, और जो ब्लॉसम्स है उन्हें भी हम बहुत दूर उड़ा दें, तेज हवा में उड़ा दें। And if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay। फिर यहाँ पे हमारा पोइटिक पर्सोना कंटिन्यू करते हुए कहता है, जैसे कि अगर हम टेंडर प्लांट्स को क्या करें, स्ट्राइप्ड कर दें, मीन्स स्ट्राइप मीन्स अनकवर कर दें या उसके बिना रखें। किसके बिना यहाँ पे बात हो रही है, जॉय के बिना। इन द स्प्रिंगिंग डे, स्प्रिंगिंग डे यहाँ पे क्या है, बचपन का टाइम। तो यहाँ पे पोइट कहता है कि अगर हम किसी प्लांट को उसके जो ग्रोइंग फेज होता है, जैसे यहाँ पे हम बच्चे की बात अगर करें, किसी बच्चे को उसके बचपन का जो टाइम होता है, बचपन के जो दिन होते हैं, उसमें हम बिना जॉय के रखें, बिना हैप्पीनेस के रखें, बिना एंजॉयमेंट के रखें, और हम क्या भर दें वहां पे, हम वहां पे सौरो भर दें, हम वहां पे केयर्स डिसमे यानी कि शौक भर दें, तो क्या होगा, हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय। तो जो ये ब्यूटिफुल समर वेदर है ये कैसे जॉयफुल होगा, मीन्स वो एक अच्छी लाइफ कैसे गुजारेंगे आगे जाके, जब उनका सीखने का वक्त होता है। हम उस वक्त अगर उन्हें इस तरह से कन्फाइनमेंट में बंद रखें, उन्हें लाइफ के एक्सपीरियंसेस ना दें, तो कैसे उनकी लाइफ अच्छी फुल ऑफ जॉय होगी। और द समर फ्रूट्स अपीयर, और कैसे उनका समर, समर यहाँ पे जो है रियल लाइफ है, फ्रूटफुल होगा। बेसिकली यहाँ पे इस पोम में पोएट ने बात ये नहीं कही है कि उन्हें एजुकेशन से प्रॉब्लम है, उन्हें एजुकेशन से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बेसिकली उन्हें क्लासरूम एजुकेशन से है, जहाँ पे बच्चों को एक ही जगह कन्फाइन करके रखा जाता है और उन्हें वहीं पे सारी एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है, सारा नॉलेज वहीं पे देने की कोशिश की जाती है। बट पोएट यहाँ पे ये कंसिडर कर रहे हैं कि नेचुरल एनवायरनमेंट में अगर एजुकेशन हम बच्चों को दें, उनकी नीड के अकॉर्डिंग एजुकेशन दें, तो वो शायद अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय भी करेंगे और उस लाइफ में अच्छा भी करेंगे, क्योंकि वो अपने लाइकिंग और डिसलाइकिंग के अकॉर्डिंग सब चीज़ें सीख रहे होंगे। अब आइए हम फटाफट बात कर लेते हैं पोएटिक डिवाइसेस की यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम राइम स्कीम क्या पाते हैं, निप्ड ये हो गया ए, अवे इज नॉट राइमिंग विद ए तो ये हो जाएगा बी, और ये राइम कर रहा है निप्ड से तो ये हो गया फिर से ए, और डे राइम्स विद बी तो एंड दिस में फिर से क्या है, बी है, तो इसका भी राइम स्कीम हो जाता है ए बी बी, ये हो गया इसका। और यहाँ पे अगर हम दूसरे फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओ, और यहाँ पे फादर एंड मदर, यहाँ पे हैं ये पेरेंट्स, तो पेरेंट्स यानी कि थर्ड पार्टी, यहाँ पे पर्सन पीपल जो प्रेजेंट नहीं है उन्हें एड्रेस किया गया है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिगर ऑफ स्पीच, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, अपॉस्ट्रोफी हो जाएगा फिगर ऑफ स्पीच। ओके, इस सिचुएशन में जहां पे कि हम एब्सेंट लोगों को एड्रेस कर रहे होते हैं वहां। और यहाँ पे हम पाते हैं कि रियल लाइफ को समर से यहाँ पे कंपेयर किया गया है। ओके, तो यहाँ पे ऑब्वियसली फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, मेटाफर, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन तो है बट वर्ड्स लाइक एंड एज यूज नहीं हुए हैं। That was all about this poem, and I'm sure you understood it. And for rest of the poems and lessons, you can follow the links given in the description box. और आप वहां से links को follow करके अपने पसंद के lessons या poems तक पहुंच सकते हैं और अपनी preparation कर सकते हैं। Thank you everybody for watching.